Hello everyone, I am again here. Welcome to my channel Rajneesh Kaur. Today we will do chapter number 2 of your 8th class science, that is microorganisms friend and foe. यहाँ हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी हैं, एज अ फ्रेंड काम करते हैं, एंड फो का मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें फो भी कहा गया है, जिसका मीनिंग है एनिमीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You have seen several kinds of plants and animals with your naked eyes. Okay, every day you see a number of flowers, plants, animals, human beings, things surrounds you. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नॉर्मली हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो वर्ड बेटा कहाँ से आया? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो ये हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Now here is an example. You might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने देखा होगा रेनी सीजन में कि जो आपकी मॉइस्चर भरी ब्रेड है वो ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, उसके सरफेस पे ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं. नाउ ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है बेटा? जो हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. ठीक है, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. क्या देखोगे आप? छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड स्ट्रक्चर्स देखोगे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? अब यहाँ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है कि क्या आप जानते हो ये स्ट्रक्चर क्या हैं और कहाँ से ये स्ट्रक्चर आए ब्रेड के ऊपर. 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी दी है बेटा आपकी बुक में. 2.1 आपको क्या करना है? कलेक्ट करने हैं मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर. ठीक है, एक बीकर में आप थोड़ी सी गीली मिट्टी भर लीजिए एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है आपने. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? क्या देखोगे आप? एक्टिविटी 2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पोंड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखना है बेटा? फर्स्ट वाले में भी कोशिश की गई है हमें, अब किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है? हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, और ये कब होगा? जब हम ग्लास स्लाइड के ऊपर ये जो पानी की ड्रॉप्स हैं जिनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे. ओके, तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? येस, श्योर. आप देखोगे कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव कर रहे हैं. Now these observations show that water and soil are full of tiny organisms. यहाँ दोनों ही केसेस में मॉइस्ट सॉइल में भी और पोन्ड वाटर में भी बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंडर. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, कुछ जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. जो naked eye की मैं बात कर रही हूँ बार बार, उसका मतलब है unaided, यानी हमने किसी का हेल्प नहीं ली, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लिया, कोई माइक्रोस्कोप नहीं लिया, तो ऐसी आई को क्या बोलेंगे? unaided eye. ठीक है, naked eye. Some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना बेटा, ये
2 टाइम्स चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है ना, 2 to 3 टाइम्स, जितना उनका साइज़ होता है उससे बढ़ाकर 2 to 3 टाइम्स हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाता है। तो कुछ तो हमें दिख जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेकिन कुछ उससे भी बहुत छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, जो उसको 6-7 टाइम्स 8-9 टाइम्स उसको ज़्यादा बड़ा करके हमें दिखाता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Common जो microorganisms हैं 2.1 फिगर में, 2.4 फिगर में हमें दिखाए गए हैं. आइए देख लें पहले हम 2.1 फिगर एंड 2.2 फिगर. दिस इज 2.1. Bacteria, they are very common. एंड 2.2 में एल्गी दिखा रखा है, जहाँ पे स्पायरोगेरा, क्लमाइडोमोनास, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, दीज ऑल आर माइक्रोब्स. अमीबा, देन पैरामीशियम. फिर फंगस की यहाँ पे वैराइटीज़ हैं, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परजिलस. दीज ऑल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप. So viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. Viruses को भी हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वायरसेस लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स दोनों ही कैटेगरी में फॉल करते हैं. इनको जब तक कोई लिविंग होस्ट नहीं मिलता तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं. ओके तो इस तरह से वो दूसरे माइक्रोब से डिफरेंट है. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल और इवन ह्यूमन बींग्स लाइक कोरोना वायरस. ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. यू ऑल नो अबाउट दिस. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. सो वायरसेस दे आर वेरी डेंजरस. सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं. डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस दे आर बैक्टीरियल डिजीजेस. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं. पहला तो हाउ वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है. दूसरा इस पैराग्राफ में बन रहा है कि वायरसेस जो हैं वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हेन दे फाउंड एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स दे विल रिप्रोड्यूस. फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो ये हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, जिसका आपने एग्जाम्पल देना है. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ्स. नाउ कोरोना इज़ ऑल्सो देयर. नाउ सीरियस डिजीजेस में कोरोना आ जाएगा, आपका पोलियो आ जाएगा, चिकन पॉक्स आ जाएगा. डिजीजेस जैसे डायसेंट्री, मलेरिया है, ये आप कहाँ दोगे, किस क्वेश्चन में दोगे इसका आंसर? डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. और इसके अलावा टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये किस कैटेगरी में आएंगी बेटा? बैक्टीरियल डिजीजेस में. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7. ठीक है, तो 6-7 क्लास में आपने कुछ पढ़ा है इनके बारे में जो आपको याद आ रहा होगा. अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड. आपको पता है कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है बेटा, जो लैक्टिक एसिड को, जो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है हमारे लिए, वो मिल्क से कर्ड में उसको चेंज करता है. ओके, फिर ब्रेड है, यहाँ पर केक है. तो ये सारी चीज़ें, ब्रेड की फॉर्मेशन में यीस्ट यूज़ होती है. ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है ब्रेड एंड केक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. इसके अलावा जो बहुत सालों से जो अल्कोहल जिसकी हम बात करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसको बनाते हैं.
दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स है ना, और एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, काउडंग वेस्ट है, यानी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को नेचुरल वे से डिकम्पोज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. अब ये यूजेबल सब्सटेंस मैन्यर है, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपने पॉइंट वाइज लिखने हैं. ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक. सेकेंड पॉइंट आ जाएगा फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, देन थर्ड आपका आ गया, दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. तो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. और एग्रीकल्चर में आपने ये कितनी बार पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में भी कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स. नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम अगर ये बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जगह कहाँ है रहने वाली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजवा, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, सिंगल सेल्ड भी होते हैं बेटा, जिसमें सिंगल सेल होता है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, एल्गा, प्रोटोजवा आते हैं. मल्टी सेलुलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बहुत सारी एल्गीज की दूसरी फॉर्म फंगस. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं, इवन दे आर लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो. तो देखो कितने जो टेम्परेचर वेरी करता है दोनों ही जगह पे. इट मीन्स माइक्रोब्स को आप हर जगह देख सकते हो. एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, रेगिस्तान में भी होते हैं, दलदल होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी होते हैं मार्शी लैंड्स में. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली. तो जैसे वायरसेस जैसी बात हमने की, ठीक है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ फ्रीली रहते हैं. सिम्बियोटिक एसोसिएशन आपने पढ़ी थी एल्गल और फंगल की लाइकन्स के रूप में. तो देखो वहाँ पे कैसे वो ग्रो करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके. ठीक है, कुछ हैं माइक्रोब्स जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इनके फ़ायदे क्या हैं, और फ़ायदों के बाद जो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, इसके बारे में यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. तो कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको टर्न करता है, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में, लैक्टोबैसिलस. ओके, और कौन सा एसिड मिलता है कर्ड में, ये आपने एसिड एंड बेसिस में किया है 7th क्लास में. यस राइट, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड. ओके, नाउ पहली यहाँ पे कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर व्हाई. मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि वो रात को हल्के गर्म दूध में, है ना, गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, बिल्कुल लिटिल अमाउंट उसका, फॉरवर्ड टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, दही जमाने के लिए. तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है बड़े अच्छे ढंग से कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कर्ड में. तो जो लैक्टोबैसिलस, जिसका मैं नाम ले रही हूँ बेटा बार बार, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. बैक्टीरिया are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why? Just because of बहुत लार्ज अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन होती है बैक्टीरियाज की, जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बेटर. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. ठीक है, लिंक्ड स्टडी करने की बेटा आदत डालो, जिससे आपको बड़ी क्लासेस में हेल्प मिलेगी. ओके,
तो फर्मेंटेशन कब होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं आपको हिंट देती हूँ और आपने इसके एग्जाम्पल्स और भी करने हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन which is done by the help of microbe yeast. Okay, now next is your activity 2.3. In this activity, take half kg flour, आटा और मैदा and some sugar and mix with warm water. आपने हाफ के जी या तो मैदा ले लेना है, अगर वो नहीं है घर पे तो आप आटा भी ले सकते हो. ठीक है, उसमें आपने कुछ चीनी मिक्स करनी है एंड मिक्स विद वार्म वाटर. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डव. उसको गूंद लेना है आपने अच्छे से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? आपकी ऑब्जर्वेशन 2 घंटे के बाद क्या होगी? डिड यू फाइंड द डव राइजिंग? आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने डव तैयार किया है उसको वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है हल्का. यस, वाई? बिकॉज हेयर fermentation takes place. Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide. ओके, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा यीस्ट और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. और जो इसकी वजह से बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो गैस है वो फिल हो जाएगी डव में और एज अ रिजल्ट उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका डव जो है वो राइज कर रहा है. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. यही प्रिंसिपल जो है वो बेटा बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड योर केक्स. यस, नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पहले तो हमने घर का यूज़ देख लिया, डोमेस्टिक यूज़ है ना. अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूज़ यानी ऑन अ लार्ज स्केल क्या यूज़ है इन माइक्रोब्स का. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर. ये जो चीज़ें हैं बेटा थ्रू आउट वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं. ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत लार्ज स्केल में इनकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, जैसे मैंने पहले भी बताया था. फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है. देन योर एक्टिविटीज देयर. एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक 500 ml का बीकर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने उसको 3/4 पानी के साथ भर दिया. ठीक है, डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट. उसमें आपने कितनी चीनी डालनी है? 2-3 टीस्पून्स. देन ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर. ये मार्केट में मिल जाएगा बेटा आराम से, आपके घरों में भी है जो यूज़ करते हैं. तो देन शुगर सोल्यूशन में जब आपने यीस्ट पाउडर को ऐड कर दिया, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 hours. हाउ मच टाइम? 4-5 hours के लिए रखना है आपने. नाउ स्मेल द सोल्यूशन. कैन यू गेट अ स्मेल? आपको कोई स्मेल आएगी? यस, मैंने तो ये कर रखा है बेटा, आप इसे करके देखिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से आपको इसकी स्मेल आती है. दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. ओके, ये अल्कोहल की स्मेल होगी क्योंकि अब जो आपका शुगर सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब. कौन सा? यीस्ट. सो यीस्ट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो मैंने आपको पहले ये काम दिया था कि आपने इसकी डेफिनेशन ढूंढनी है. चलो कोई बात नहीं, रिसर्च वर्क कभी फालतू नहीं जाता, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है फर्मेंटेशन के, एग्जाम्पल्स मिलते हैं और यू कैन ऐड देम ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर देखो हमारे पास दी गई है. बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं ये जिनका नाम है लुइस पैस्चर. ही
was the man who discovered fermentation in 1857. तो इनका नाम आपने याद रखना है. पैस्चराइजेशन का एक फिनोमिना इन्होंने दिया था जो इनके नाम के बाद रखा गया था, जिसमें जो मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है और फिर उसको एकदम से कूल किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर पे, उसके सारे जर्म्स को ख़त्म करने के लिए. तो ऐसे दूध को हम कहते हैं पैस्चराइज्ड मिल्क. तो वो पैस्चर वर्ड कहाँ से आया था, पैस्चराइजेशन, वो लुइस पैस्चर के नाम से आया था. ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ लुइस पैस्चर साइंटिस्ट के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो फ्रेंडली बिहेवियर की बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. एक और फ्रेंडली बिहेवियर सामने आया हमारे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हेनेवर यू फॉल इल, जब भी बीमार पड़ते हो, डॉक्टर आपको क्या एंटीबायोटिक की टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शन देता है ना. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या आपने सोचा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स आपको दी गई हैं, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस दी गए हैं, इनका सोर्स क्या है? येस, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. ऐसी medicines को हम क्या बोलते हैं बेटा? Antibiotics. Okay. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. For example, streptomycin आप अपने घर में देख सकते हो, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होंगी. टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स. ओके, ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं. यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी हम पढ़ लें. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा किसके ऊपर काम किया था? उन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था. ठीक है, ही वर्कड ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. ठीक है, तो जो पेंसिलिन का आविष्कार हुआ था, who discovered penicillin? पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, तो who discovered it? Alexander Fleming. When? In 1929. तो इसको याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी है. नाउ दीज ऑल एंटीबायोटिक्स दे आर मेड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया, जिनका हमने नाम ऊपर दिया आपको, है ना. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. नाउ एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स के केस में भी अगर हमने माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करना है तो एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है उनके फीड के साथ. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक ली और खा ली, है ना. डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमने इसको यूज़ नहीं करना. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. सो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. तो यहाँ पर आपको साइड इफेक्ट होने वाला है अगर आप इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ले रहे हो. सो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमें वायरसेस का इन्फेक्शन हुआ है, वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, वी आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ओके, देन nowadays if we are suffering from corona disease, then what happens? Antibiotics, they are not going to be effective. ओके, इनका साइड इफ़ेक्ट होगा. तो बिना डॉक्टर की मर्जी से हमने एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो नहीं करना. नेक्स्ट, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन. ठीक है,
बच्चों को, छोटे बच्चों को हम वैक्सीनेशन के लिए पोलियो ड्रॉप्स देते हैं उन्हें। ये ओरल वैक्सीनेशन में आता है पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। फिर उनको डीपीटी, टेटनस, इस तरह की वैक्सीनेशन करवाई जाती है। तो पहली का ये क्वेश्चन है कि क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, ठीक है, मान लीजिए कोई माइक्रोब जो डिजीज कैरी कर रहा है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, ठीक है। जो भी आया है उससे फाइट करने के लिए बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करती है, फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है, ताकि उससे वो लड़ें, फाइट करें। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, ठीक है। बॉडी को ये भी याद रहता है, उसके इम्यून सिस्टम को, कि दोबारा जब ये माइक्रोब आएगा तो इसको एंटर करने से रोकना है, इससे कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। अगर हम कोई मरे हुए या बिल्कुल वीक माइक्रोब्स को किसी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, है ना, तो बॉडी जो है वो फाइट करती है उनको किल करने के लिए, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए। तो वो बॉडी नेचुरली अपने अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ही रहती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, दैट वी आर प्रोटेक्टेड, हम उस बीमारी से बच जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, वीक और डेड माइक्रोब्स को इंजेक्ट करके बॉडी की एंटीबॉडीज़ बनाई जो हमें हेल्प करती हैं डिजीज़ को दूर करने में, उनसे फाइट करने में। नाउ दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। यही मैकेनिज्म होता है बेटा, तभी वैक्सीनेशन की जाती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। Now, again, a great scientist, Edward Jenner, who discovered vaccine for smallpox in 1798. He gave us the vaccine for smallpox disease. Now, smallpox is eradicated. खत्म हो चुकी है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? Yes, this is your project work. Take help of your parents. You may take help from your parents. Yes, it is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on television and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. This is known as oral vaccination. Now, a worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, the smallpox is eradicated from the most parts of the world. Okay. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from these deadly diseases, these various diseases. Now, increasing soil fertility. बात करेंगे हम एक और फ़ायदे की, कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये माइक्रोब्स। सम बैक्टीरिया, दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर, बिकॉज एज वी नो नाइट्रोजन इज़ अ इनर्ट गैस, वी कैनॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर, तो इसको दूसरी फॉर्म में लेना होता है। तो ये हेल्प करते हैं हमारी कौन, माइक्रोब्स। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पिक्चर्स हैं, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत क्लियरली पिक्चर दिखाई गई है। इसकी स्लाइड्स भी होती हैं बेटा, जो हम लैब्स में देख सकते हैं, अपनी बायो लैब्स में, ठीक है। देन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, किस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, दे कलेक्टेड वेस्ट। उन्होंने वेस्ट कलेक्ट किया, पिट में डाला डिस्पोजल के लिए, डिकम्पोज करने के लिए रख दिया। अब ये सारा का सारा वेस्ट मैन्योर में चेंज होने वाला है,
ठीक है, अब दोनों बूझो और पहेली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। अब एक्टिविटी 2.5 में देखिए, यहाँ पर हमें फिर से बोला गया है 2 पॉट्स लीजिए, उनमें हाफ सॉइल के साथ फिल करो, ए बी मार्क करो उनको, प्लांट वेस्ट डालो ए में, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ये बी में डाल दीजिए, फिर उनको रख दीजिए 3-4 वीक्स के लिए। क्या ऑब्जर्व करोगे, एक में आपको बेटा मैनर मिलने वाली है और दूसरे में जितनी भी चीज़ें हैं ना दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो कन्वर्ट नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? येस। व्हाट्स द डिफरेंस? एक में डिकम्पोज हो जाएगा, दूसरे में जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है दैट इज प्लांट वेस्ट, है ना, एनिमल वेस्ट, जो कन्वर्ट होने वाला मैन्योर में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे रिलीज्ड इन द प्रोसेस, दे कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब बी में नोटिस करो, ये सारे के सारे जो हैं डिकम्पोज नहीं होने वाले, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड सम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं क्योंकि माइक्रोब्स जो है उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment, ठीक है। ये इतने हार्मफुल सब्सटेंस अगर डिकम्पोज नहीं होंगे, ऐसे खुले में कूड़ा पड़ा रहेगा, प्लांट वेस्ट पड़ा रहेगा, तो ये बीमारियां कॉज करेगा, इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, स्मेल क्रिएट करेगा। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फो, यानी एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे देखो, अब ये हमारे दुश्मन बने हुए हैं बहुत तरीक़ों से। कैसे? बहुत सारी बीमारियाँ कॉज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। अब देखो हार्मफुल माइक्रो आपके सामने ही है ना, कोविड-19 जो जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है ना, बस करवा के रख दी है सबकी, 2 साल हो गए हैं लेकिन कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ये जो कोरोना वायरस है, तो ऐसे ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना हमारे लिए, इसने तो सभी को पीछे छोड़ दिया है ना, देश की पूरी इकोनॉमी डूब गई, हेल्थ नुकसान हुए हैं, काफ़ी सारी जो हैं डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारा सिस्टम हिला के रख दिया, और सबसे ज़्यादा हम लोगों को दूर कर दिया है आप बच्चों से, जो स्कूल नहीं खुल रहे। तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। इनका नाम हमने रखा पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वहाँ से भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, डिजीज़ कॉजिंग। जो पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन के। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे या उसकी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, कहाँ से? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। दीज ऑल आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग, वो एक दूसरे से फैल रही हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। आपने ये लिस्ट बना लेनी है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस लिखो, पहले तो डेफिनेशन इसकी, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। When a person suffering from common cold sneezes, कैसे मैं आपको बता दूं, कोई छींक मारता है, ठीक है, तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई रुमाल रखो अपने नोज़ के ऊपर? क्यों? क्योंकि फाइन ड्रॉपलेट्स जो निकलेंगी आफ्टर स्नीजिंग, उसमें मॉइस्चर होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसी के लिए हमें मास्क बोला गया है पहनने के लिए। इन दिनों देखा ना आपने, पूरी दुनिया मास्क पहन के घूम रही है। वाई? To protect themselves from these deadly viruses. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. Then how do you prevent the spread of communicable disease? बहुत अच्छी बात बोली है बूझो ने, ये हमें काफ़ी बार समझाया भी जाता है। चलो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसको फॉलो भी करोगे कि आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बचना है।
तो पहेली कह रही है वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अब आ रहा है ना 6 फीट की दूरी, है ना, 2 गज की दूरी ये रखो। मास्क पहनना है ज़रूरी, है ना। ये क्यों? इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस, ताकि वो जो डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस हैं भाई हम तक ना पहुंच जाएं, हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाएं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैरियर बोला गया इंसेक्ट्स और एनिमल्स को, बहुत सही बात है। ठीक है, जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई एक कैरियर है, जगह जगह बैठती है, गार्बेज पे, एनिमल एक्सक्रीटा, जो भी गंदी चीज़ मिलती है वहाँ बैठ जाती है। ठीक है, और अपने साथ स्टिक करके पैथोजेंस यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को स्टिक करके ले आती है अपनी बॉडी में। और जब अनकवर्ड फूड पे बैठती है या हमारी किसी चीज़ों पे बैठ रही है वो, है ना, फिर वो खाना जिसके ऊपर वो फ्लाइज बैठी हैं वो कंटैमिनेटेड फूड, गंदा हो जाता है वो खाना, है ना। कंटैमिनेटेड का मतलब गंदा खाना जिसमें माइक्रोब्स आ गए। ठीक है, अब क्या एडवाइस किया जाता है हमें कि खाने को कवर करके रखो। ये आप पॉइंट्स नोट करते जाओ, इसी तरीके से आप बचोगे कम्युनिकेबल डिजीजेस से और अपना आंसर भी लिख पाओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। पहला क्या मैंने बताया आपको, जैसे पहेली ने बोला हैंकरचीफ रखना है फेस पे, डिस्टेंस रखना है इन्फेक्टेड पर्सन से। दूसरा, हाउस फ्लाइज को जो है घर में एंट्री ना दो। तीसरा, अगर एंट्री मिल भी गई है अपने फूड को, वाटर को कवर करके रखो, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल हाउस फ्लाई के बाद आता है जी हमारा एनोफिलिस मॉस्किटो, जो पैरासाइट कैरी करता है एक। ठीक है, विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको बोलते हैं प्लास्मोडियम। अब ये पैरासाइट क्यों बोला गया है बेटा, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में रहता है, वहाँ अपना खाना लेता है, उधर मल्टीप्लाई होता है, आराम से रहता है ना। उसको एनोफिलस मॉस्किटो बोलते हैं, जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और जो माइक्रोब है इसका दैट इज़ प्लास्मोडियम। इसी तरह से फीमेल एडीज मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है, बहुत खतरनाक। ठीक है, ये फीमेल एडीज मॉस्किटो है। ठीक है, मेल का कोई कसूर नहीं होता भाई डेंगू फैलाने में। ये जो फीमेल्स होती हैं, मच्छरियाँ बोलते हैं जिन्हें हम, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये डेंगू वायरस फैलाती हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब पहेली कह रही है वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। पहेली आप सबका ध्यान अपने टीचर की तरफ लेके जाना चाह रही है और हमें ये बताना चाह रही है कि हमारी टीचर हमें क्यों कहती है कि वाटर को जो है कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। कहीं पे आपको मिले वाटर जहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो उसका इलाज करो भाई, नेबरहुड में भी नहीं होना चाहिए, अपने आसपास भी। तो उसका कोई मतलब है? यस, जितने भी मॉस्किटोज हैं बेटा वो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, ये याद रखो। ठीक है, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो यही कारण है कि हमें कूलर, स्टार्स, फ्लावर पॉट, इन सब जगहों पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ये आपका फिर से आ गया पॉइंट कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, इससे आपकी सराउंडिंग्स जो हैं वो ड्राई रहेंगी और वो प्रिवेंट करेंगी मॉस्किटो ब्रीडिंग को। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेयर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसके बाद तो घरों में तो आप यूज़ करते ही हो मच्छर भगाने के लिए, ओडोमॉस, गुड नाइट, ओके, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हो, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। टेबल 2.1 देखिए, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टेबल है ये आपका, जहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में ह्यूमन डिजीजेस के नेम दिए हैं, फिर उनको कॉज करने वाले कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हैं, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस पे बैठ के सवार होकर ये आते हैं, देन प्रिवेंटिव मेयर्स क्या हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं। ये आपने इस टेबल को अपनी नोटबुक पे भी करना है और इसे लर्न भी करना है, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन्स
देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। जैसे मैंने आपको बताया उस टेबल को अच्छे से कर लो। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ रॉबर्ट कॉच का नाम आ रहा है, जो बैसिलस एंथ्रासिस, जिन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है जो बैक्टीरिया, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट कॉच इन 1876। व्हाट डिड ही डू? ही डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस, जो क्या कॉज करता है एनिमल्स में? एंथ्रेक्स डिजीज। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात करते हैं, चलिए प्लांट्स की बात कर लेते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। बहुत सारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे प्लांट्स के, है ना। इनमें भी बीमारियाँ फैलाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं? फसलों की फसलें बर्बाद कर देते हैं ये बीमारियाँ। दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। हाँ, इतनी मेहनत से किसान उगाता है उन्हें, और ये जो माइक्रोब्स हैं प्लांट डिजीजेस कॉज करके हमारी सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेबल देखिए आप, प्लांट डिजीज़ का नाम लिखा है सिट्रस कैंकर, कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। उसी तरह से और भी यहाँ पे प्लांट डिजीज़ के नेम हैं, कॉजल एजेंट दे रखे हैं। कुछ केमिकल्स को यूज़ करके हम इन माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, किल कर सकते हैं। नाउ फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं हम। फूड पॉइजनिंग बेटा वेरी डेंजरस। बूजो हैज़ इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, और वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया। घर आया, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर क्या कह रहा है उसकी कंडीशन को देखकर कि दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ओके, पहेली वंडर्स हाउ अ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। बेचारी पहेली बहुत सीधी सादी, आप बच्चों की तरह। ये कहती है खाने से कैसे, खाना जहर कैसे बन सकता है भाई? वो तो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है ना, उसको पॉइजन का नाम हम दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है ना, बहुत हैरान होती है वो। Now, food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दुश्मन हैं, वो इस जो हमने खाना खाया है ना उसको क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं भाई। इस खाने को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। गंदा जो स्पॉइल हुआ खाना है वो हमें नहीं खाना है। फूड प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने फूड को स्टोर करने के, प्रिजर्व करने के लिए। घर में आपका रेफ्रिजरेटर है ना, आप उसमें जो चीज़ें बच जाती हैं मम्मा रख देते हैं प्रिजर्व करने के लिए, है ना। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि अटैक करते हैं, है ना, तो वो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। तो स्पॉइल्ड फूड जो है वो गंदी स्मेल एमिट करता है, निकालता है, उसका गंदा टेस्ट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्यों? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, माइक्रोब्स हैं, वो गंदे वाले माइक्रोब्स हैं जो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और गंदी स्मेल, गंदा टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन तक वो उनको खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। और फिर उसने देखा कि अरे भाई अब तो ये ख़राब हो गए। तो उसको पता है मैंगो पिकल जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती है ना, वो तो इतने दिनों तक रहता है, वो तो कभी ख़त्म स्पॉइल ही नहीं होता। ये आम रखे और ये ख़राब हो गए। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। फिर कन्फ्यूज़ हो गई भाई। अब वो कन्फ्यूज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी समझ में आती हैं चीज़ें जब आप कन्फ्यूज़ होते हो और उनका सॉल्यूशन ढूंढते हो। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. ठीक है, हमने उसको बचाना है, ठीक है, खाने को बचाना है कि उस पर माइक्रोब्स जो हार्मफुल वाले हैं अटैक ना कर दें भाई। केमिकल मेथड क्या है? अब इसका सॉल्ट है, आपके पास एडिबल ऑयल है ना, तो जैसे विनेगर भी आप यूज़ करते हो। ये क्या करते हैं बेटा? ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को होने नहीं देते, है ना। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इनको हम नाम दे देते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स?
Preservatives are those common chemicals like salt and edible oils which are used to check the growth of microorganisms. Okay, we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. यही कारण है. सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आप याद कर लो, नोट कर लो कॉपी में. दे आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. तभी तो इतने दिनों तक हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन होगी भाई? हम अगर कॉमन सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए मीट फिश को, तो मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड. यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सॉल्टिंग हम करते हैं तो वो सारा का सारा जो मॉइस्चर है फूड आइटम में से उसको बाहर निकाल देता है, और जो ड्राई चीज़ें होती हैं वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती. तो यही कारण है टू एक्सट्रैक्ट वाटर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द फूड आइटम्स वी यूज़ दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्टिंग. तो नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. इसी तरह से अगर हम जैम्स, जेली, स्क्वैशेस की बात करें तो उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करते हैं, बिकॉज ये भी अगेन लाइक सॉल्ट इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, है ना. तो मेन मोटिव क्या है? हमने मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है फूड आइटम में से तो वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ अल्टीमेटली होगी ही नहीं. नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ठीक है, इसी तरह से ऑयल, विनेगर ये भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट में रहने नहीं देते. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. हीट आपको पता है, बॉईल करने के बाद हम दूध को क्यों बॉईल करते हैं, है ना. पहले उसको यूज़ करने से पहले बॉईल क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ख़त्म हो जाएं, है ना. तो ये तो हम बहुत ऊपर आ गए भाई, कोई बात नहीं. अब हम यहाँ पर यस, पैस्चराइज मिल्क की मैंने बेटा बात की थी आपसे. ठीक है, पैस्चराइज मिल्क की बात की थी पहले भी. लुईस पैस्चर से वो वर्ड आया हमारे पास. वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल. जो पैकेट्स में दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता, है ना. वेरका का दूध आप लेते हो, ख़राब नहीं होता. अमूल का लेते हो. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड. व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? मम्मा ने बताया मुझे कि ये पैस्चराइज्ड मिल्क है. तो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. ओके, मिल्क को हीट किया जाता है. कितना टेम्परेचर पे हीट करते हैं बेटा उसे? 70 डिग्री सेल्सियस पे. कितनी देर तक? 15 to 30 सेकेंड्स तक. एंड देन सडनली उसको चिल कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है. ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, इसलिए ये सारा झंझट करना पड़ा. ठीक है, तो इसको किसने डिस्कवर किया था? लुईस पैस्चर ने. और लुईस पैस्चर के नाम से ही इसका प्रोसेस का नाम पड़ा पैस्चराइजेशन. तो व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? हीटिंग ऑफ मिल्क एट वेरी हाई टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, देन कूलिंग इट. It prevents the growth of microbes. This process is known as pasteurization. नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकिंग की अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स को, इवन वेजिटेबल्स को, ठीक है, एयर टाइट पैकेट्स में हम बंद करते हैं ताकि माइक्रोब का अटैक ना हो. नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात बहुत बार कर चुके हैं 6th-7th क्लास में. राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जैसे पल्सेस हो गया, आपकी पी प्लांट हो गया, ग्राम प्लांट हो गया, ये राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है उनकी, है ना. ये तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, बदले में शेल्टर ले रहा है, उनसे रह रहा है आराम से वहाँ पे, है ना. तो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. जो बिजली कड़कती है उस प्रोसेस से भी आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे इसकी आप देखोगे कि हाउ नाइट्रोजन इज गेट्स फिक्स्ड विद द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग. हाँ, वहाँ पे आप इसकी लाइव वीडियो देखो तो आपको मज़ा आ जाएगा. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यू मे वंडर हाउ, क्योंकि ये साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो आप पढ़ोगे ना बड़ी क्लासेस में, तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया फिक्स करते हैं उसको प्लांट्स में, प्रोटीन बनते हैं, हम खाते हैं,
हमारे एनिमल वेस्ट में एज अमोनिया, वो बाहर एज यूरिया बाहर जाता है नाइट्रोजन, और फिक्स डिकम्पोज होके फिर से एयर में मिक्स हो जाता है। और इस नाइट्रोजन साइकिल की वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमेशा बेटा कांस्टेंट रहता है। यू मे वंडर हाउ, मैंने बता दिया आपको। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए यहाँ ये रूट्स हैं लेगुमिनस प्लांट्स की, ठीक है, चाहे वो देख लो आप, नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैंने पहले भी आपको बताया। सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा है, राइजोबियम है, जो इनको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। और जो प्लांट है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन कंपाउंड्स को यूज़ करके प्रोटीन्स हमारे लिए बनाता है। जितने भी एनिमल्स खाते हैं इनको, हम लोग खाते हैं इन्हें, तो हमारे अंदर जो है वो ये सारा नाइट्रोजन कंपाउंड जो है एज प्रोटीन जाता है ना। इसको नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने आपको बता दिया कि 78% नाइट्रोजन गैस होती है जो एयर में, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने के काम में, क्लोरोफिल का कंटेंट भी है नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड्स में भी होता है, डीएनए में, विटामिन्स भी इनसे बनते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी यूज़फुल। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल दे कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक है। तो सर्टेन बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन गैस को विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की वजह से कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा और कम नहीं होती। दिस इज़ योर आई थिंक नाइट्रोजन साइकिल, यस नाइट्रोजन साइकिल है ये। देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुली ढंग से इन्होंने ड्रॉ करके बताया है कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कम ज़्यादा नहीं होने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। दीज आर द कीवर्ड्स, सारे के सारे कीवर्ड्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। व्हाट यू हैव लर्नड, गो थ्रू दीज पॉइंट्स, दीज आर फॉर योर रिवीजन ऑफ द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप बच्चे बहुत अच्छे हो। आई होप you enjoyed a lot. Thank you. Have a nice day.